नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। अगले आधे घंटे आपके सामने होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियां, मौसम का हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। प्रधानमंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, आज दुनिया भर में भारत को लेकर आशा, भरोसा और पॉजिटिविटी। सदन में आम बजट पर चर्चा शुरू। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष ने महिला आरक्षण, बेरोजगारी और किसानों का उठाया मुद्दा। सत्ता पक्ष ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का किया जिक्र। प्रधानमंत्री कल देंगे चर्चा का जवाब। मेघालय और नागालैंड में चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। त्रिपुरा में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। कांग्रेस और लेफ्ट ने भी झोंकी ताकत। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% बढ़ाकर की 6.5%। बढ़ेगी कर्ज की मासिक किस्त। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद बचाव काम जारी। मदद के लिए आगे आए भारत समेत कई देश। मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया और इसी के साथ इस प्रस्ताव पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के विभिन्न संशोधन प्रस्तावों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब में कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक का बढ़िया तरीके से खाका खींच गया, जिसमें एक प्रकार से देश को लेखा जोखा भी दिया गया और प्रेरणा भी दी गई। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में जो बातें कही गई वे 140 करोड़ देशवासियों के लिए उत्सव का अवसर हैं। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों और विचारधाराओं को एक तरफ रख अगले 25 सालों में विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े। 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे। एक विकसित भारत बना के रहेंगे। एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि देश की जनता नकारात्मकता स्वीकार नहीं कर सकती और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 9 साल में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिसिज्म ने ले ली है। इन्होंने 9 साल आलोचना करने की जगह आरोप में गवा दिए। चुनाव हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग को गाली देते हैं। कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं। जांच एजेंसियों को गाली और सेना पर आरोप लगाने का काम हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए,
और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हमारे पास एक स्थिर और निर्णायक सरकार है। निर्णायक सरकार हमेशा देश के हित में निर्णय लेने का साहस रखती है, लेकिन 2004 से 2014 आजादी के इतिहास में घोटाले का दशक रहा। उन 10 साल में देश के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं थी। 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बजट को दिशाहीन करार देते हुए कहा कि सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर उपाय नहीं सुझाए हैं। वहीं बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने बजट को दूरदर्शी और देश हित वाला बजट बताया और कहा कि ये चुनाव की नहीं, देश की चिंता करने वाला बजट है। डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा कि बजट से रोजगार, महंगाई पूरी तरह से गायब है। तो मेरा प्रश्न है कि रोजगार पर कौन ध्यान देगा सर? रोजगार निर्धारित बजट कब बनाएंगे? व्हेन विल वी मेक अ जॉब्स ओरिएंटेड बजट? सर, कैपेक्स के साथ मेरा दूसरा सवाल है ये कि कैपेक्स तो सरकार का बढ़ रहा है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है सर, उनका अगर आप उन पर देखेंगे, उनका एक्सपेंडिचर वही फ्लैट है। इंडिया की इकोनॉमी 7% की ग्रोथ पे चल रही है और अमेरिका की 1.7, और जहां तक वहां का इन्फ्लेशन का सवाल है, इन्फ्लेशन वहां पर 8.1% है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो है हाई ग्रोथ है, मॉडरेट इन्फ्लेशन, और अमेरिका का जो अगर हम देखें तो लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन। और जहां जर्मनी की बात करें वहां 1.6% ग्रोथ है और उसका इन्फ्लेशन जो है 8.4% है। Whether they live in the rural area or urban area, they are suffering a lot because of price rise, unemployment, dwindling income. And not only that, sir, these people are suffering like anything. Actually, day by day, year after year, budget after budget, the allocation made to the poor and vulnerable sections are slashed. राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आज आगे की चर्चा हुई। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में विकास तो दूर की बात है, नीतिगत पंगुता की वजह से फैसले ही नहीं लिए जा सकते थे। विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों को भी श्रेय दिया जाना चाहिए। चर्चा में कई और दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। मनोनीत सदस्य गुलाम अली ने कहा कि प्रधानमंत्री के कारण कश्मीर में आरक्षण मुमकिन हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा का जवाब कल देंगे। देश के उन लाखों करोड़ों जो लोग हैं जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं, उनकी कुछ बात मैं एक शेर के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता है,
कुछ लोग मगर जान से भी प्यारे मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कह रहे हैं अग्निवीर आपका फेल। और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को। जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। Sir, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the house. It is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Fruits of development are to be shared equitably, but the focus should be on weaker section, particularly scheduled tribe and scheduled caste of the society on economic criteria. कि हम जिस सहिष्णुता के माहौल में पिछले 9 साल में सरकार लेकर के चल रही है, कांग्रेस जरा अपने गिरेबान में जाके देश को संविधान देने वाले बाबा साहब लोकसभा में न आए, उनको हराने का काम आपने किया। देश में ओबीसी समाज के लिए काका कालेलकर कमीशन बना 1956 में, उसके बाद उस कमीशन को रद्द करके ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, ये काम आपने किया। और अब चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया। 10 फरवरी तक नाम वापस लिया जा सकता है। मतदान 27 फरवरी को कराया जाएगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अगरतला में आज से डाक मतदान शुरू हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने डाक मतदान के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दक्षिण त्रिपुरा के राजनगर और पश्चिम त्रिपुरा जिले के बरजाला स्कूल मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार त्रिपुरा में चुनावी रैली कर रहे थे। आज उन्होंने ऊनाकोटी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज टाउन बाराडोवाली केंद्र के बूथ नंबर 6 और 7 में डोर टू डोर कैंपेनिंग किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। त्रिपुरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश सिन्हा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से संपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को लक्ष्य के अनुरूप दायरे में लाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में एक बार फिर नीतिगत दर रेपो में 0.25% की वृद्धि की है। इसमें मुख्य नीतिगत दर बढ़ाकर 6.50% किया गया। रेपो दर में वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की EMI बढ़ेगी। मौद्रिक नीति समिति की सोमवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी। MPC की सोमवार से शुरू हुई 3 दिन की बैठक के लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए MPC ने नीतिगत दर रेपो 0.25% से बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया है। RBI मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए इस साल मई से लेकर अब तक कुल 6 बार रेपो दर में 2.50% की वृद्धि कर चुका है।
The Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान रखा है। ये चालू वित्त वर्ष के 7% के वृद्धि दर के अनुमान से कम है। Taking into account these factors and assuming an average crude oil price Indian basket at $95 per barrel, inflation is projected at 6.5% for the current financial year, that is 2022-23, with Q4 at 5.7%. और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाई गई सामग्री से निर्मित जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। प्रधानमंत्री हल्के नीले रंग की सदरी पहने नजर आए। फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिमान प्रसाद ने दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय द्वारा दायर याचिका पर सोमवार तक जवाब मांगा है। याचिका में महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड समूह ने इन 4 राष्ट्रों में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने रूस के यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच अपने नाटो सहयोगी पोलैंड को $10 अरब के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी। रूस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पहली बार ब्रिटेन दौरे पर हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात की। दक्षिण कोरिया की संसद ने देश के गृह और सुरक्षा मंत्री ली संग मिन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान किया और 109 के मुकाबले 179 मतों से इसे पारित कर दिया। श्रीलंका की पुलिस ने देश के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के कार्यालय और आवास में बड़ी मात्रा में नकद राशि मिलने के मामले में उनसे पूछताछ की। पिछले साल जुलाई में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर हमला किया था, तब बड़ी मात्रा में नकद राशि मिली थी। भारत के सूर्य कुमार यादव आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि शुभमन गिल करियर की सर्वश्रेष्ठ 30वीं रैंकिंग पर पहुंच गए। सूर्य कुमार यादव 906 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि शीर्ष 2 टेस्ट टीम के बीच दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक द ओवल में खेला जाएगा, जबकि 12 जून रिजर्व दिन होगा। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। India became free 75 years ago. We all know that we have fundamental rights. But do you also know that we have fundamental duties? The duty towards our nation, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. Jai Hind.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों की सुर्खियों पर। पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित G20 के तहत पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के कक्ष के रण में हो रही है। बैठक के दूसरे दिन ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में यूथ 20 सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार उन तरीकों पर पक्षकारों से विचार विमर्श कर रही है जिन्हें भारत खास तौर से वैश्विक मीडिया संगठनों तक गलत सूचनाओं के प्रवाह को रोकने के लिए अपनाया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट 9 मार्च को पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के रामादेवी महिला विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित 1000 सीटों वाले रामादेवी थिएटर का उद्घाटन किया। गुजरात के मोरबी शहर की एक अदालत ने मोरबी पुल ढहने के मामले में आरोपी ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आइए अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण धराशायी हुई इमारतों में से और शवों को बरामद होने से जो मृतकों का आंकड़ा है वो अब बढ़कर 11,000 के पार हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो सहयोगी तुर्की के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने और सहायता की पेशकश करने के लिए अर्दोआन से फोन पर बातचीत की। भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। हजारों इमारतों के मलबे में बचे लोगों को ढूंढने के लिए बचाव कर्मी काम में लगे हैं। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि 24,400 से अधिक आपातकालीन कर्मी मौके पर मौजूद हैं। करीब 3,80,000 लोगों ने सरकारी आश्रय स्थलों या होटलों में शरण ली है। भूकंप के केंद्र के दक्षिण पूर्व में स्थित हते में करीब 1500 इमारतें जमींदोज हो गईं और कई लोगों ने अपने परिजनों के मलबे में फंसे होने और किसी बचाव दल या मदद के नहीं पहुंचने की शिकायत की। तुर्की के हते प्रांत में हजारों लोगों ने खेल केंद्रों या मेला हॉल में आश्रय लिया, जबकि अन्य लोगों ने बाहर रात बिताई और अलाव का सहारा लिया। दुनिया भर के देशों ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए टीम भेजी है। भारत विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर पहले ही तुर्की को राहत सामग्री भेज चुका है। तुर्की में सहायता के लिए कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं और अब वाराणसी से एनडीआरएफ की तीसरी टीम रवाना हो रही है। इस टीम में 51 सदस्य हैं, केनाइन स्क्वाड और राहत बचाव के सारे उपकरण हैं। भारत ने भूकंप से पीड़ित सीरिया को 6 टन से अधिक राहत सामग्री सौंपी, जिसमें आवश्यक दवाएं, चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। राहत सामग्री की खेप मंगलवार रात को सैन्य परिवहन हवाई जहाज C-130J के जरिए भेजी गई और आज सुबह भारत के प्रभारी अधिकारी या चार्ज d'affaires S.K. यादव ने इसे सीरियाई अधिकारियों को सौंप दिया। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक दिन पहले ही सीरियाई दूतावास का दौरा किया और भूकंप से हुई तबाही को लेकर राजदूत बासम अल खातिब से संवेदना व्यक्त की। सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के कारण जानमाल की भारी तबाही हुई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित लाइट फेस्टिवल की इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाइए, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।